बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। फिर चंद ही लम्हों में मापारा ने अपनी पुरस्रार कूतों के ज़रिए मालूम कर लिया वो कौन है जिसने इसकी इबादत में रखना डाला। वो आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, ये भी कि आपके पास कुछ पुरस्रार कूते हैं। मालूम नहीं आपने इसके मुंह से लुकमा छीना, लेकिन आपने अपनी कोशिश में नाकाम रहे, मगर वो काम कर गई। इसने आपके बारे में सब कुछ मालूम करने के बाद फ़ौरन इस नौजवान को, जिसका नाम राहत है, एक बड़ी रकम देकर दिल्ली बाज़ार भेजा ताकि वो शांति का सौदा कर सके, और सब कुछ इसके हस्बे मंशा हुआ। इसने आपके मुंह का नवाला छीन लिया। मापारा ने राहत को शांति के हमरा नवाब साहब की हवेली भेज दिया। इसके इल्म में था कि वो नवाब का मंजूर नज़र है। मैंने चाहा कि इस बज़्म ऐशो निशात को दरम बरम कर दूं, मगर ये भी मुमकिन ना हुआ। मापारा मेरी तवक्को से ज़्यादा होशियार निकली। इसे गालबन पहले ही अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, लिहाजा इसने इस कमरे के गिर्द दूध या रोशनी का एसार खींच दिया, जिसमें इस वक्त शांति, राहत और नवाब साहब खुद मौजूद हैं। मैंने कई मरतबा इस एसार को तोड़ने की कोशिश की, मगर हर मरतबा तेज़ किस्म की तपश ने मेरे वजूद को झुलसा दिया। तो वो खबीस बूढ़ा भी शांति के साथ है, मैंने दांत पीस कर कहा। और फिर अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आ गया। मैंने अमजाद से कहा, आज की रात खाली नहीं जाएगी, तुम इस खबीस नवाब की लड़की नरगस को उठा लाओ। मैं शांति का बदला इससे चुकाऊंगा। जाओ, अभी इसी वक्त चले जाओ। मेरा खून बुरी तरह खौल रहा है। अमजाद मेरा हुक्म सुनकर फ़ौरन रुखसत हो गया। इसके जाते ही मैंने सोचा कि कम अज़ कम शांति को देख लूँ कि वो किस हाल में है। मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत इस्तेमाल की। मेरी आंखों के सामने इस वक्त नवाब साहब की हवेली का एक हिस्सा था। मैंने शांति का फिर तसव्वुर किया, मगर बेकार। आगे सिर्फ मुझे धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी, अजीब सी चमकदार धुंध। आखिर ये सब क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं सोच रहा था। मैंने अब झुंझला कर नवाब का तसव्वुर किया, मगर बेसूद। फिर राहत को देखना चाहा, लेकिन इस चमकदार धुंध के एसार को कोई तसव्वुर की कुव्वत अबूर न कर सकी। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। क्या मुझसे मेरे तसव्वुर की कुव्वत छीन ली गई? मैंने सोचा, इस वक्त मैंने अपनी पुरस्रार कुव्वत को आजमाने के लिए मापारा का तसव्वुर किया। वो मुझे फ़ौरन नज़र आ गई। वो अपने कमरे में ही थी, लेकिन इसकी ख्वाबगाह अब भी खाली नहीं थी। इसके साथ का चेहरा देखकर मैं इसे फ़ौरन पहचान गया। ये वही था जिसके साथ सबसे पहली मर्तबा मैंने मापारा को देखा था। मैंने देखा कि मापारा एकदम तेज़ी से खड़ी हो गई। अब मैं इसकी आवाज़ सुन रहा था। वो कह रही थी, शेख, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो, और ये भी जानती हूँ कि मेरी आवाज़ भी तुम तक पहुँच रही है। अपनी तलेफाना और हमकाना हरकतें छोड़ दो, मुझसे टकराने की कोशिश ना करो। ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं चाहूँ तो तुम मुझे भी राहत, शांति और नवाब की तरह न देख सकोगे, मगर मैं तुम्हारी नज़रों को पहचानती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे इस हालत में देख कर सिसकते रहो, मेरे लिए इस तरह तड़पते रहो, मेरे फ़राक में यूं ही बिलकते रहो, मेरे फ़राक में यूं ही बिलकते रहो। तुम मेरा और मेरे वालिद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं जब चाहूँ तुम्हें चूंटी की तरह मसल सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहती हूँ। अगर इसके बाद भी तुम मेरे रास्ते में हाइल हुए तो अपनी तबाही के खुद ज़िम्मेदार होगे। बेहतर यही है कि तुम इस शहर को छोड़ दो। यहाँ मेरी हुक्मरानी है, और ये तो तुम जानते ही हो कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती।
मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। हाँ, मैं तुम पर यह पाबंदी नहीं लगाती कि तुम मुझे भी ना देख सको। मुझे ज़रूर देखो, तड़पो, सिसको, मुझे इस तरह सुकून मिलेगा। मापारा ये कहकर फिर इस नौजवान की तरफ मतवज्जो हो गई जो हैरत से इसे देख रहा था। अगर मुझ में ये ताकत होती कि मेरी आवाज़ भी इस तक पहुंच जाती, या मैं इस तरह इसकी बात का जवाब दे सकता जिसे वो सुन सकती, तो मैं इसे ज़रूर जवाब देता। इसने मेरी सख्त तौहीन की थी। इसने मुझ पर वो कारी ज़रब लगाई थी जिन्हें मैं भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। एक तो मैं शांति के ना मिलने से यूं ही चिराग पा हुआ था, दूसरे मापारा की हितक अमेज फिक्रों ने जलती पर तेल का काम किया। इस वक्त हमजाद नरगिस को लेकर आ गया। मैंने अपना सारा गुस्सा इस पर उतार दिया। नरगिस मेरे चेहरे पर नज़रें पड़ते ही चीख पड़ी थी। इसे गुमान भी ना था कि मैं अब तक जिंदा हूँ। रात भर जगे रखने के बाद सुबह के वक्त मैं इसे रुखसत कर रहा था तो मैंने इसे धमकी दी कि अगर अब की बार इसने मेरे बारे में अपने बाप से या किसी और से कुछ कहा तो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नरगिस मेरी बात सुनकर सहम गई थी। मैंने सोने से पहले हमजाद को एक मरतबा फिर तलब किया और मापारा ने जो कुछ कहा था इसे बता दिया। अब तुम ये बताओ कि इसे किस तरह नीचा दिखाया जा सकता है। मैं तुम्हें अपने फैसले से पहले ही आगाह कर चुका हूँ कि मैं हर कीमत पर इससे अपनी तौहीन का बदला लूँगा। मेरे लिए कतई नामुमकिन है कि इतनी ज़िल्लत के बाद इस लड़की के सामने हथियार डाल दूँ। मुझे खुद बहुत दुख है कि मैं इतने अजीब हालात से दो चार हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं गाफिल हरगिज़ नहीं। मेरा एक एक लम्हा मसरूफ़ गुज़र रहा है। ये मसला मेरे और आपके वजूद की बका का मसला है। हमजाद कुछ देर के लिए खामोश हुआ तो मैं बोल पड़ा। इन हालात में जब वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई है, मेरे लिए हर तरह ख़तरा ही ख़तरा है। पुलिस भी मेरे पीछे लग सकती है। अगर इसे ये मालूम हो जाए कि मैं शेख करामत हूँ और ये मापारा के लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो पुलिस को मेरे बारे में मुत्तला कर दे। मैंने फ़िक्रमंद लहजे में कहा, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इन हालात में आपकी ज़िंदगी एक मरतबा फिर ख़तरे में पड़ सकती है। नवाब साहब पहले ही आपकी तरफ से होशियार हो चुके हैं। अब मेरी समझ में सिर्फ दो सूरतें आती हैं, या तो किसी तरह मापारा को ज़ेर किया जाए या फिर ये शहर छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी सूरत पर आप किसी तरह तैयार नहीं हैं। इस तरह सिर्फ यही सूरत रह जाती है कि मापारा से मुकाबला किया जाए। तो अब मैंने खुद को पूरी तरह इसके लिए तैयार कर लिया है। जैसा कि मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं गाफिल नहीं रहा। मैंने कुछ नई मालूमात फराहम की हैं जिन पर उम्मीद बनती है होशियारी से काम किया जाए तो मापारा से निपटना कुछ मुश्किल नहीं। वो नई मालूमात क्या है, मुझे बताओ, मैंने बेचैनी से पूछा। आज तो तुम बड़ी हौसला अफजाई बात कर रहे हो। मैंने मालूम किया है कि मापारा के कब्ज़े में जो पुरसरार कुव्वतें हैं, इन्हें बरकरार रखने के लिए हर साल इसे एक अमल करना पड़ता है। अगर वो अमल ना करे या ना कर सके तो इससे तमाम पुरसरार कुव्वतें छिन जाएंगी। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं किसी तरह इसका अमल पूरा ना होने दूं और वो रात गुजर जाए। अगर वो इस रात अपना अमल पूरा ना कर पाई तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी तमाम कुव्वतों से महरूम हो जाएगी। शायद आप ये जानकर खुश होंगे कि अब इस रात में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मापारा को अमल करने से रोक दूं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी इंतहाई कोशिश यही होगी कि इसका अमल किसी तरह अधूरा रह जाए। हमजाद की बात सुनकर जैसे मुझ में नई ज़िंदगी आ गई। मुझे तुम पर नाज है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा सही है कि मुझे खुद पर नाज है, इसलिए कि तुम मेरे ही तो जिस्म लतीफ़ हो। तुम मुझसे जुदा कब हो? ये कहकर मैंने हमजाद को रुखसत किया और इसके जाते ही सोने के लिए लेट गया। अचानक मैं सोते सोते उछल पड़ा।
किसी ने मेरे शाने में कोई तेज़ नोकीली चीज़ घोंप दी थी। मैंने आंखें खोलकर कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। मैं कमरे में तन्हा था। मैं उठकर बैठ गया। अभी मैंने बिस्तर से उतरकर ज़मीन पर पाँव ही रखा था कि मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं कमरे के फर्श पर पाँव पकड़कर बैठ गया। मेरे दाएं पैर के तलवे में शदीद तकलीफ़ थी। शायद मेरा पाँव किसी नोकीली चीज़ पर पड़ गया था जो मेरे तलवे में उतर गई थी। तलवे में टीसें उठ रही थीं। फिर एकदम मेरे मुंह से सिसकी निकल गई। मुझे लगा कि जैसे वो तेज़ नोकीली चीज़ मेरे तलवे से खींच ली गई हो। मैं फर्श से उठकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब तलवे में तकलीफ़ के बजाय हल्की सी कसक थी। इस वक्त मुझे एक अनजानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हें जाग जाना चाहिए। मैं तुम्हें देखने की कुव्वत तो नहीं रखती, मगर मुझ में इतनी ताकत ज़रूर है कि तुम तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं और तुम्हारी आवाज़ सुन सकूं। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं हैरान हैरान सा चारों तरफ देख रहा था। कमरा कतई खाली था। वो आवाज़ मापारा की थी जिसने मेरे होशो आवाज़ मुअत्तल कर दिए थे। ना जाने मैं कब तक इस तरह मबहूत रहता कि आवाज़ फिर सुनाई दी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया शेख। हालांकि तुम्हारी सिसकियां सुनकर मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि तुम बेदार हो चुके हो। आवाज़ एक लम्हे को रुकी और फिर सुनाई दी। मैं तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगी। अच्छा तो संभलो। फिर इसके साथ ही अचानक मुझे अपने जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों में कोई तेज़ नोकीली चीज़ उभरती डूबती महसूस होने लगी, जैसे कोई मेरे जिस्म को बार बार सुइयों से छेद रहा है। मेरे मुंह से कराहें निकलने लगीं। मैं बिस्तर पर तड़पने लगा। काश इस वक्त मैं तुम्हें तड़पता हुआ देख भी सकती, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकलने वाली कराहें सुनकर भी मुझे सुकून मिल रहा है। मापारा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं तुम्हारी मनूस आवाज़ सुन रहा हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने ये कहकर तकलीफ़ के एहसास को कम करने की सख्ती से होंठ बींच लिए। इस वक्त मेरे जिस्म में सुइयां चुभनी बंद हो गईं। मैं क्या चाहती हूँ ये मैं तुम्हें कल रात बता चुकी हूँ, और अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है तो एक मर्तबा फिर सुन लो। मैंने तुमसे कहा था कि ये शहर छोड़कर चले जाओ। यहाँ मेरी हुक्मरानी है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मगर मैं देख रही हूँ कि तुम अभी तक यहीं मौजूद हो। मापारा की आवाज़ गुज़श्ता बातें दोहरा रही थी। मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत आजमा ली थी। अब वो मेरे सामने थी। मैं देख रहा था कि वो अपने कमरे में तन्हा थी। इसके एक हाथ में मट्टी का पुतला था, किसी आदमी का पुतला, और दूसरे हाथ में एक सुई। वो बात करते करते अचानक चौंकी और अपनी बात अधूरी छोड़कर इसने पुतले के सीने में सुई खबो दी। मैंने एकदम चीखकर अपना सीना पकड़ लिया। इसके साथ ही मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मेरी बात पर तवज्जो न देने की सज़ा तुमने देख ली। तुम मेरी बात पर ध्यान न दे कर मुझे देखने के चक्कर में लग गए। क्यों? फिर एक कोशिश करो। इसने मेरा खून खौला दिया। मैं तुम्हें फना कर दूंगी। मेरा जुमला सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ी। इसलिए तुम मोहताजों की तरह बिस्तर पर पड़े हो, तड़प रहे हो। आखिरी बार फिर सुन लो कि अगर तुमने ये शहर ना छोड़ा तो मैं तुम्हें सिसका सिसका कर मार डालूंगी, और तुम। इसके बाद इसकी आवाज़ कतई मदहूम हो गई। हमजाद मेरे सामने खड़ा था। मैं इस पर बरस पड़ा। तुमने सुना वो क्या कह रही थी? वो तुम्हारे होते हुए मुझे न सिर्फ धमकियां दे रही है, बल्कि ये देखो, मैंने अपना कमीज़ उतार कर जगह जगह से अपना ज़ख्मी जिस्म इसे दिखाया। मुझे अफसोस है, हमजाद की दुख भरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन आपको अभी मैं हमजाद का पूरा जुमला ना सुन सका, क्योंकि इससे पहले फिर एक मर्तबा मैं इसी अजियत में गिरफ्तार हो चुका था। मैं तकलीफ़ से चीखने लगा। हमजाद ने एक लम्हे रुक कर मेरी तरफ देखा। फिर न जाने क्या सोचकर वो एकदम आगे बढ़ा
और इसने मेरे जिस्म से तमाम कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरी मसहरी के चारों तरफ 7 बार घूमा। इसका आखिरी चक्कर पूरा होते ही मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी तकलीफ़ व अजियत एकदम ख़त्म हो गई। अब हमजाद मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ कह रहा था, मैंने आपके चारों तरफ हिफाजती एसार खींच दिया है। अब इस एसार के अंदर इसका कोई हरबा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके बजाय कि मैं हमजाद के इस एहसान का शुक्रगुजार होता, उल्टा इस पर खफा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस एसार में कैद रहूँगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस एसार में कैद रहूँगा। आखिर तुम्हारी कुव्वतें क्या हुई? तुमने तो कहा था कि अब ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं, बोलो जवाब दो। हमजाद का चेहरा उदास था। वो धीमे लहजे में बोला, मगर इसमें अभी पूरा 1 हफ्ता है। इससे पहले मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं आपसे पहले भी साफ साफ कह चुका हूँ कि जब तक इसके पास अजीबो गरीब पुरसरार कुव्वतें मौजूद हैं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। लेकिन ये 7 दिन किस तरह गुजरेंगे? क्या मैं पूरे 7 दिन इस एसार में रहूँगा? मैं अपनी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जज्बात की शिद्दत से मैं खड़ा हो गया। मैंने बेख्याली में एसार से बाहर कदम रख दिया और यही मेरे लिए अजाब हो गया। मेरे जिस्म में बैक वक्त लातादाद सुइयाँ उतरती चली गईं। मैं फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मेरे लिए ये तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे महसूस हुआ कि हमजाद ने मेरे जिस्म को फर्श से उठाकर फिर आहिस्तगी से मसहरी पर लिटा दिया। इसके साथ ही मुझे इस नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से निजात मिल चुकी थी और अब ये चारों शाने चित मसहरी पर पड़ा छत को घूर रहा था। मापारा ने मुझे जिस आफत में मुब्तला कर दिया, इसने मेरे खून को खौला दिया। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें। यही मेरे और आपके लिए बेहतर है। मेरे बस में इससे ज़्यादा नहीं कि आपको किसी तरह इसकी अनदेखी पुरसरार कुव्वतों की जद से महफूज रखूं। हमजाद की आवाज़ सुनकर मैंने बेबसी से इसकी तरफ देखा। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप चालाकी से काम लेकर किसी तरह मापारा से 1 हफ्ते की मोहलत ले लें। मेरे ख्याल में तो आपको आज भी इससे नहीं उलझना चाहिए था। आपके इल्म में था कि अब से 1 हफ्ते बाद वो अपना अमल शुरू करने वाली है जिसमें मुझे रुकावट डालनी है। तो आपको ये चाहिए था कि होशियारी से काम लेते हुए इससे ये इजाज़त ले लेते कि आप 1 हफ्ते बाद ये शहर छोड़ देंगे। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने हमजाद की बात काट दी। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके सामने झुक जाऊं? हरगिज़ नहीं, मैं ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब शेख करामत इतना मोहताज हो गया कि यहाँ रहने के लिए एक हकीर लड़की से इजाज़त ले। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके आगे झुकना नहीं बल्कि इसे धोखा देकर शिकस्त देना है। इस तरह आप इसकी अनदेखी पुरसरार कुव्वतों से भी महफूज रहेंगे और इससे बेदस्तोपा करने के लिए भी कुछ कर सकेंगे। मसलहतन वक्त यही है। इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। अगर वक्ती तौर पर आप इसे इस फ़रेब में मुब्तला कर दें कि आपने इससे हार मान ली है, तो वो आपकी तरफ से बेफिक्र हो जाएगी। आखिरकार यही बेफिक्री इसके लिए अजाब बन जाएगी। गालबन आप मेरी बात पूरी तरह समझ चुके होंगे। दूसरे ये कि आपको इस एसार की कैद से भी निजात मिल जाएगी और आप आज़ादी से घूम फिर सकेंगे। हमजाद की बात दिल को लगने वाली थी। मैं इसकी ज़हानत और हिकमत अमली से मुतासर हुए बगैर न रह सका। यही सोचकर मैंने इससे सवाल किया, मगर अब ये किस तरह मुमकिन है? मुझे हमजाद के चेहरे पर एक खुशी की लहर सी नज़र आई। तो क्या आप इसके लिए आमादा हैं? हाँ, मैंने आहिस्तगी से कहा। मुझे तुम्हारी तजवीज़ से कुल्ली तौर पर एतफाक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं। आप बआसानी इससे रब्ता कायम कर सकते हैं। अपनी तसव्वुर की कुव्वत को बरूए कार लाइए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि वो आपसे बाखबर हो चुकी है। आप भी जानते हैं
کہ وہ اس سے باخبر ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے، وہ یقیناً آپ سے استغفار کرے گی، اور پھر اتنی قوت تو اس میں خود موجود ہے کہ وہ دور رہ کر بھی آپ کی بات سن سکے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی اس سے رابطہ قائم کرتا ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ حمزات کے جاتے ہی میں نے آنکھیں بند کر کے ماپارا کا تصور کیا، اور دوسرے ہی لمحے اس کا حسین چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ کسی نوجوان سے محو گفتگو تھی۔ یہ نوجوان میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ یہ نواب صاحب کا منظور نظر راحت تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی چینل کو